हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के द्वीप समूहों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो विभाजन रेखा निर्धारित की गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर की स्थिति देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं वह है लद्दाख क्षेत्र, और लद्दाख क्षेत्र में स्थित है लेह, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं। इसके पश्चात हम जम्मू की स्थिति देख लेते हैं। यहाँ पर स्थित है जम्मू, और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप येलो कलर का है, ये है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। और इस क्षेत्र में बलूचिस्तान गिलगित स्थित है, आप उसकी स्थिति देख सकते हैं। इसके पश्चात हम श्रीनगर की स्थिति देख लेते हैं। यहाँ पर स्थित है श्रीनगर। इसके पश्चात हम दो महत्वपूर्ण स्थानों को देख लेते हैं। पहला है पूंछ, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं, और अगला है उरी, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं। इसके पश्चात हम सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमानी है, और इस ग्लेशियर में ताज़े जल का स्रोत है। यह ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। इसका तापमान -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इसके पश्चात हम कारगिल युद्ध जिस स्थान पर हुआ था उसकी स्थिति देख लेते हैं। कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। इसके पश्चात हम अक्साई चीन की स्थिति देख लेते हैं। यह है अक्साई चीन। अक्साई चीन चीन के अधिकृत क्षेत्र है। इसके पश्चात हम भारत और पाकिस्तान और भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा LOC और LAC के बारे में देखेंगे। अब हम LOC की स्थिति देख लेते हैं। LOC की स्थिति आप देख सकते हैं। यह भारत के जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK के मध्य में स्थित है। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा है, जिसे LOC कहा जाता है। इसके पश्चात हम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चीन के मध्य में है, अक्साई चीन और लद्दाख के मध्य में यह स्थित है। हम इसकी स्थिति इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह सामरिक महत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात हम अगले बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इसके पश्चात हम भारत के पड़ोसी देश जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाते हैं उसे देख लेते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश बनाता है। भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि भारत के साथ ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा रेखा सबसे लंबी है, तो वह है बांग्लादेश। और सबसे छोटी सीमा रेखा वाला देश अफगानिस्तान, जिसकी लंबाई है 80 किलोमीटर। अब हम बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के मध्य की सीमा रेखा 4096 किलोमीटर। उसके पश्चात हम अफगानिस्तान के साथ जो सीमा है उसे देख लेते हैं, ये है 80 किलोमीटर। अब हम अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि। तो भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी स्थित है। हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं वह है मन्नार की खाड़ी, और अगला है पाक जल संधि। इसके पश्चात हम सीमा विभाजन देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ये आप उसकी स्थिति देख सकते हैं, ये है रेड क्लिफ। यह विभाजन रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। पूर्व में बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, तो बांग्लादेश के क्षेत्र को भी रेड क्लिफ रेखा कहा जाता था। इसके पश्चात हम भारत और चीन के मध्य स्थित मैकमोहन रेखा की स्थिति देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं वह है मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के मध्य में स्थित है, और इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। उसके पश्चात हम समुद्री सीमा नियम देख लेते हैं। समुद्री सीमा नियम वैश्विक स्तर पर निर्धारित किया गया एक समुद्री नियम है, जिसके अंतर्गत समुद्र के तट पर स्थित क्षेत्रों को यह निर्धारित किया गया कि में स्थित संसाधन और कौन कौन से अधिकार उस देश को प्राप्त होंगे। तो इसके अंतर्गत इसे 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है क्षेत्रीय सागर। आप देख सकते हैं क्षेत्रीय सागर की स्थिति। यह भारत के आधार रेखा समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक स्थित है, और इस क्षेत्र में आने वाले सभी संसाधन और अधिकार भारत को प्राप्त है। इसके पश्चात हम अगला क्षेत्र देख लेते हैं। अगला क्षेत्र को कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। क्षेत्रीय सागर से 24 नॉटिकल मील की दूरी तक इसका विस्तार है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और स्वच्छता के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। अविच्छिन्न मंडल और संलग्न क्षेत्र के पश्चात अगला क्षेत्र आता है, उसे कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं।
अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है और इस क्षेत्र में भारत को नए द्वीप के निर्माण और वैज्ञानिक गतिविधि का अधिकार प्राप्त है। उसके पश्चात उसके बाहर के सभी क्षेत्रों को उच्च सागर कहा जाता है और इस क्षेत्रों में सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त होता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि क्षेत्रीय सागर का विस्तार आधार रेखा से कितनी दूरी तक होता है, तो वह है 12 नॉटिकल दूरी तक। और यह भी पूछा जाता है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से कितनी दूरी तक फैला हुआ है, तो वह 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में किसी देश को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वह है नए द्वीप का निर्माण और वैज्ञानिक गतिविधि का अधिकार। इसके पश्चात हम द्वीप समूह पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। आप उसकी स्थिति देख सकते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी द्वीप समूह को लक्षद्वीप समूह कहा जाता है और इस द्वीप समूह का निर्माण प्रवाल भित्ति और मूंगे से निर्मित है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि लक्षद्वीप किस प्रकार की चट्टान से निर्मित है, तो उसे कहते हैं प्रवाल भित्ति से निर्मित है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो वह है 36। और लक्षद्वीप समूह की राजधानी है कावारत और सबसे बड़ा द्वीप आप देख सकते हैं ऑन्ड्रेट। ऑन्ड्रेट लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं। यह लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में यह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आएगा। और इसकी विशेषता की बात करें तो यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह है लक्षद्वीप। हम सबसे पहले मिनिकॉय द्वीप समूह की स्थिति देख सकते हैं। ये है मिनिकॉय द्वीप समूह। उसके पश्चात ये है मालदीव। मालदीव एक देश है जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं। दो द्वीपों के मध्य जो बीच का क्षेत्र होता है उसे चैनल कहा जाता है और चैनल का नामकरण उसके मध्य अक्षांश स्थिति के आधार पर किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं किन किन द्वीपों के बीच के जल क्षेत्र को कौन से चैनल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिनिकॉय, जो कि दक्षिणी द्वीप समूह है जिसकी स्थिति आप देख रहे हैं, और अगला है मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप समूह के बीच के चैनल को कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य में स्थित है, तो वह है मिनिकॉय और मालदीव। इसके पश्चात लक्षद्वीप समूह के अन्य द्वीप और मालदीव, जो कि लक्षद्वीप समूह का दक्षिणी द्वीप है, उसके मध्य स्थित चैनल को कहा जाता है 9 डिग्री चैनल। परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह के बीच के चैनल को किस नाम से जाना जाता है, 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान द्वीप के अंतर्गत ये है उत्तरी अंडमान। सबसे पहले आप उसकी स्थिति देख सकते हैं। उसके पश्चात है मध्य अंडमान, उसके पश्चात है दक्षिण अंडमान और अंत में है लघु अंडमान। उसके पश्चात हम निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न द्वीपों के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले है कार निकोबार, उसके पश्चात है मध्य निकोबार, उसके पश्चात है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है और यह सबसे दक्षिण में स्थित है। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसके पश्चात हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सामान्य परिचय देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इस द्वीप समूह के अंतर्गत कुल 204 द्वीप आते हैं। अब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ विशेषता देख लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है सबसे ऊंची चोटी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। आप उसकी स्थिति देख सकते हैं। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है सैंडल पीक। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्वालामुखी स्थित है, बैरन ज्वालामुखी, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का तात्पर्य होता है जिसका उद्गार निरंतर होते रहता है। और अगला ज्वालामुखी है नारकोडम ज्वालामुखी, जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है। इसका उद्गार निरंतर नहीं होता है, इसका उद्गार अलग अलग अंतराल में होता है। और हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की बात करें तो वह है पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। आप उसकी स्थिति देख सकते हैं। यह है दक्षिण अंडमान। पोर्ट ब्लेयर में हवाई अड्डा के साथ साथ बंदरगाह भी है। इसके पश्चात हम विभिन्न द्वीपों के मध्य चैनलों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में डक्कन पास नामक चैनल स्थित है। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में समुद्री क्षेत्र है जिसे डक्कन पास कहा जाता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में कौन सा चैनल पास होता है,
तो वह है दक्कन पास। उसके पश्चात लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल स्थित है। आप देख सकते हैं ये है कार निकोबार और यह है लघु अंडमान। इसके मध्य में चैनल पास होता है जिसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है कि चैनल किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है। अब हम भारत की समुद्री सीमा पर स्थित तटों का विभाजन देख लेते हैं। भारत की समुद्री सीमा पर स्थित गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम गुजरात क्षेत्र को देख लेते हैं। गुजरात क्षेत्र में ये जो आप देख रहे हैं वह है काठियावाड़ तट। इस क्षेत्र को काठियावाड़ तट कहा जाता है और इस क्षेत्र के अंतर्गत गिरनार पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी। सबसे पहले हम गिरनार पहाड़ी की स्थिति देख लेते हैं। ये है गिरनार पहाड़ी, ये है मांडव पहाड़ी, कच्छ क्षेत्र में स्थित है कच्छ की पहाड़ी। उसके पश्चात हम अगला विभाजन देख लेते हैं जो कि गुजरात से गोवा तक स्थित है, जिसे कोकण तट कहा जाता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि कोकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो वह है गुजरात से गोवा तक और इसके अंतर्गत 3 पहाड़ी स्थित हैं। हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी और महाबलेश्वर की पहाड़ी स्थित है। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। ये है कोकण तट जो कि गुजरात से गोवा तक फैला हुआ है और इसके अंतर्गत आने वाली पहाड़ी को हम देख लेते हैं। ये है हरिश्चंद्र पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके पश्चात है बालाघाट पहाड़ी और ये है महाबलेश्वर पहाड़ी। ये तीनों पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है। इसके पश्चात हम समुद्री सीमा का अगला क्षेत्र देख लेते हैं। अगले तट को कहा जाता है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट गोवा से मंगलोर तक फैला हुआ है। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। ये है कन्नड़ तट जिसके अंतर्गत बाबा बुदन की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कुद्रेमुख और चित्रदुर्गा पहाड़ी स्थित है। ये सभी पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम एक एक करके सबकी स्थिति देख लेते हैं। ये सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ी है। उसके पश्चात है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जहाँ से कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। उसके पश्चात है कुद्रेमुख जो कि लौह अयस्क क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और अगली पहाड़ी है चित्रदुर्गा पहाड़ी। ये सभी पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में स्थित है। हमारे द्वारा भारत की पर्वत श्रृंखला के संबंध में ऐसे ही वीडियो बना चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख। इसके पश्चात हम अगला विभाजन देख लेते हैं, वह है मालाबार तट। मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। आप उसकी इसे देख सकते हैं। ये है मालाबार तट। मालाबार तट के अंतर्गत नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई, अगस्त्यमलाई और काडाबम की पहाड़ी स्थित है। अब हम एक एक करके सबकी स्थिति देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं वह है नीलगिरी पहाड़ी, उसके पश्चात है अन्नामलाई की पहाड़ी, उसके पश्चात है अगस्त्यमलाई की पहाड़ी जो कि एक जैव आरक्षित क्षेत्र है और अंतिम है कार्डामम पहाड़ी, पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ी है और जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। इसके पश्चात हम अगला तट देख लेते हैं। अगला तट है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट तमिलनाडु राज्य के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसका विस्तार आप देख सकते हैं। यह केवल तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत मुख्यतः 2 पहाड़ी, देवराय की पहाड़ी और जावेदी की पहाड़ी आती है। सबसे पहले हम देवराय पहाड़ी की स्थिति देख लेते हैं। ये है देवराय पहाड़ी, उसके पश्चात है जावेदी पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित। इसके पश्चात हम अगला तट देख लेते हैं। अगला तट है आंध्र प्रदेश राज्य में, जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। इसका विस्तार आप देख सकते हैं। ये है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार के अंतर्गत 2 पहाड़ियाँ आती हैं, पालकोड़ा और नल्लामलाई। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। ये है पालकोड़ा और उसके पश्चात है नल्लामलाई पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला विभाजन है उड़ीसा राज्य में, जिसे उत्कल तट कहा जाता है। इसका विस्तार आप देख सकते हैं। यह है उत्कल तट। इसके अंतर्गत महेंद्रगिरी और मल्यागिरी 2 पहाड़ियाँ आती है। ये दोनों पहाड़ी उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। ये है महेंद्रगिरी और ये है मल्यागिरी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम भारत के जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। वह किस राज्य में स्थित है उसे देखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे राज्य सेवा परीक्षा, एसएससी और रेलवे के लिए ऐसे ही वीडियो डालते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।